Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि जो रास्ता कठिन है वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। संघर्ष से घबराओ मत, यही तुम्हें आगे सफलता दिलाएगी। जी हाँ, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए आज मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ NCERT 6 to 12 की है, जो कि चैप्टर वाइज है। तो आज मैं लेकर आपके बीच में आई हूँ चैप्टर नंबर 10 कृषि। तो आइए चलिए रिवीजन करते हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रिवीजन करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि काफ़ी की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कह रहा है पहला और दूसरा। काफ़ी की खेती के संबंध में जानना है। कह रहे इसके लिए समृद्ध और व अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए समृद्ध व अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी का पौधा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण जलवायु में उगता है। कॉफ़ी की खेती के लिए समृद्ध भली भांति शुष्क भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में वनस्पति अवशेष विद्यमान हो। कॉफ़ी को 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य औसत तापमान की आवश्यकता होती है। हालांकि यह अरब प्रायद्वीप में 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक दिन के तापमान में भी उगती है। सर्वाधिक वृद्धि गर्म वर्षा ऋतु के दौरान होती है, ठंडी शुष्क ऋतु के दौरान। इसकी बेरियां पक जाती है और तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। तेज धूप और गर्म मौसम फसल तैयार होने के लिए आवश्यक है। कॉफ़ी को प्रचुर वर्षा अर्थात 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः पर्वतीय वर्षा प्राप्त करने वाले पहाड़ी ढलान कॉफ़ी की खेती के लिए सर्वोत्तम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसका या किन के निर्माण में मूंगफली का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है तो डी है, पहला दूसरा तीसरा। हाइड्रोजनीकृत तेल, टेक्सटाइल और साबुन। मूंगफली में लगभग 42% तेल होता है, जो पौधों की जड़ें में पाए जाने वाली दृढ़ फलों से निकाला जाता है। खाना पकाने हेतु एक माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त वह मुख्य रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल, मार्जरीन, कृत्रिम मक्खन, मेडिकल इमल्सन एवं साबुन के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी खली भी मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। मूंगफली के विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अंतिम उपयोग है। मूंगफली के तेल से पेंट, वर्निश, लुब्रिकेंटिंग ऑयल, चमड़े की ड्रेसिंग, फर्नीचर पॉलिश, कीटनाशकों और नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण किया जाता है। साबुनीकृत तेल से साबुन का निर्माण किया जाता है और कई सौंदर्य प्रसाधनों में मूंगफली का तेल व उसके व्युत्पन्न होते हैं। तेल के प्रोटीन वाले भाग का उपयोग कुछ वस्त्र रेशों के विनिर्माण में किया जाता है। मूंगफली के छिलकों का उपयोग प्लास्टिक, मोटे गत्ते, अपघर्षी ईंधन, सेलुलोज, रेयान और कागज में प्रयुक्त म्यूसिलेज गोंद के विनिर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किन फसलों की खेती बागवानी के अंतर्गत आती है? तो वो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फल, सब्जियां, आलू जैसे कंद वाली फसलें, फूल, औषधि पौधे, मसाले आदि बागवानी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्थानांतरण कृषि को भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? तो कह रहे पहला, दूसरा, तीसरा। ओडम, बीरा, मसान। भारत में स्थानांतरण कृषि
विविध इसमें वन काटकर जलाकर खेत प्राप्त किया जाता है, जिस पर अनगढ़ और आदिम तकनीकों का उपयोग करके सूखे धान, कुटू मक्का, छोटे आकार के मोटे अनाज, तंबाकू, गन्ना इत्यादि फसलें 2-3 वर्ष तक उगाई जाती है। मिट्टी को उर्वरता समाप्त हो जाने पर इन खेतों को छोड़ दिया जाता है। नए वन क्षेत्र को साफ किया जाता है। प्रचलित क्षेत्र असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। स्थानीय नाम: असम में झूम, केरल में ओणम, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में पोंडू, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंडू, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बिवार, मसान, पेंदा और बेरा आदि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में रबी की फसल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसका आंसर है कोई नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। तो कह रहे कि जो खरीफ की फसल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में रबी की फसल के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो कह रहे इसमें से कोई नहीं है। खरीफ का फसल का समय जुलाई से अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होता है। रबी की फसल का समय अक्टूबर से मार्च शीत ऋतु में होता है। खरीफ की फसलों में धान, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, अरहर, सोयाबीन, कपास आदि है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, जई, चना, अलसी, सरसों आदि है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेटनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रमिक फसल प्राप्त करने हेतु जड़युक्त तने के एक भाग को मिट्टी में छोड़ते हुए फसल की कटाई की जाती है। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो कह रहे हैं गन्ना। रेटनिंग की प्रक्रिया में पहली फसल के दौरान मिट्टी में थोड़ा सा जड़ सहित डंठल छोड़ते हुए गन्ना काटा जाता है। डंठल से जल्द ही नई प्ररोह या पेड़ी निकल आती है। अवशेष फसल से प्राप्त की जाने वाली अनुक्रमिक फसल को पेड़ी या रेटनिंग कहा जाता है। इस विधि से समय और लागत दोनों की बचत होती है, लेकिन अनुवर्ती फसल में उपज कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व भर में कृषि पद्धतियों के संदर्भ में 5 o'clock फार्मर्स निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? करें द्वितीयक व्यवसायों में कार्यरत किसानों से। इसका आंसर ए सही है। विश्व के कई भागों में छोटे खेत इकाइयों से मिलने वाले सीमित लाभ के कारण किसान प्रायः खेती से होने वाली आय के परिपूरक के लिए द्वितीयक व्यवसायों में कार्यरत होते हैं। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेविया में कई किसान वानिकी और मत्स्य क्रियाकलापों में भी कार्यरत हैं, जबकि फ्रांस, निचले देशों, जर्मनी और पोलैंड के कई भागों में अनेक कृषक मजदूर या 5 o'clock फार्मर्स कहा जाता है। निकट के शहरी केंद्र में पूर्णकालिक नौकरी के साथ साथ लघु भूस्वामित्व का संचालन संयुक्त रूप से करते हैं। इस प्रकार के अंशकालिक किसान विकसित और विकासशील दोनों देशों की विभिन्न कृषि पद्धतियों में सामान्य रूप से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे दूसरा और तीसरा। गेहूं उत्तर प्रदेश, कपास आंध्र प्रदेश। डी जो कि पहला सही नहीं है। कह रहे कि जो गन्ना होता है एक लंबी अवधि का फसल है और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर परिपक्वता के लिए 10 से 15 और यहाँ तक कि 18 महीनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए औसत तापमान 21 से 27 सेल्सियस और 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में गन्ने की खेती का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है तथा भारत विश्व में ब्राजील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। इसके बाद
महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। दूसरा सही है क्योंकि गेहूं मुख्य रूप से शीतोष्ण क्षेत्र की फसल है, इसलिए भारत में इसकी खेती शीतकाल में की जाती है, अर्थात रबी के मौसम में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है और उसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। तीसरा सही नहीं है क्योंकि कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है तथा इसके लिए 21 से 30 सेल्सियस के बीच समान तापमान की आवश्यकता होती है। यदि तापमान 20 सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो कपास की वृद्धि मंद पड़ जाती है। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शुष्क कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन फसलों की खेती की जाती है? तो इसका आंसर है सी, तीसरा और चौथा, बाजरा और रागी। वर्षा सिंचित कृषि को फसली मौसम के दौरान मृदा में पर्याप्त नमी के आधार पर शुष्क और आर्द्र भूमि में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में शुष्क कृषि व्यापक रूप से 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। इन क्षेत्रों में कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार चारा फसल का उत्पादन होता है। इस प्रकार की कृषि में मृदा में नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन जैसे विभिन्न उपायों का उपयोग किया जाता है। आर्द्र भूमि कृषि में वर्षा के मौसम में मृदा में नमी की मात्रा पौधों की आवश्यकता से अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ और मृदा अपरदन जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में धान, जूट, गन्ना जैसे जलगहन फसलों की खेती की जाती है और ताजे जल निकायों में मत्स्य पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मोटे अनाजों की खेती में आती है? तो इसका आंसर ए है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अनाजों को महीन अनाज, चावल और गेहूं और मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, रागी, ज्वार, बाजरा, मकई और जौ का संयुक्त रूप से मोटा अनाज कहा जाता है। इन्हें अपर्याप्त वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी जूट की कृषि के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां हैं? तो कह रहे हैं कि डी, पहला, दूसरा, तीसरा। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का औसत मासिक तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा, नई जलोढ़ या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु को नगदी फसल है। बांग्लादेश और भारत प्रमुख जूट उत्पादक देश है। जूट के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु आदर्श है। जूट की खेती के लिए जलवायु की परिस्थितियां इस प्रकार है। तापमान जूट की कृषि के लिए 25 सेल्सियस आदर्श है। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा जूट की कृषि के लिए आवश्यक है। हवा में नमी होना भी आवश्यक है। मृदा जूट की कृषि के लिए नई जलोढ़ मिट्टी या चिकनी बलुई दोमट मिट्टी या नदी बेसिन आदर्श है। भूमि जूट की कृषि के लिए मैदानी या हल्के ढलान वाली भूमि या निम्न भूमि आदर्श है, परंतु सिंचाई की सुविधाओं के साथ बड़ी संख्या में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। HYB बीज जैसे वासुदेव, सोबाज, सोरा आदि अत्यधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद असम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आते हैं। जूट के अपगलन सड़ाने के लिए लगभग स्थिर जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से देश के किस औद्योगिक क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो कह रहा है बी, हुगली औद्योगिक क्षेत्र को। कह रहे जूट की उपलब्धता और कोयला खदानों से इसकी निकटता ने
इस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। यह पेटी रेशमी, सूती वस्त्र और चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। इस क्षेत्र के मुख्य औद्योगिक कस्बे और नगर नैहाटी, आसनसोल और बजबज है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने इसके विकास में योगदान दिया है। गंगा और इसकी 12मासी सहायक नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के समृद्ध भीतरी प्रदेशों से माल की ढुलाई के लिए प्रमुख जल राजमार्गों के रूप में कार्य कर सकती है। नौवहनीय नदियों, सड़कों और रेलवे ने भी कोलकाता पत्तन को लाभप्रद स्थिति प्रदान की है। 1773 से 1912 तक ब्रिटिश सरकार की राजधानियां होने के कारण शहर को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हुई। औद्योगिकरण प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश और पूंजी प्राप्त हुई है। छोटा नागपुर पठार में कोयला और लोहा अयस्क की खोज, असम और उत्तरी बंगाल में चाय बागानों का प्रारंभ होता है। बंगाल के डेल्टा में जूट प्रसंस्करण, बिहार और उड़ीसा से सस्ते श्रम की उपलब्धता तथा अफीम, नील और कपास के व्यापार के माध्यम से जमा की गई पूंजी निवेश से हुगली नदी के दोनों तटों पर जूट मिलों की श्रृंखला स्थापित हुई। इसी प्रकार इस क्षेत्र में यांत्रिकी, चमड़े का सामान और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग भी स्थापित हुए। इसलिए संचार नेटवर्क की भूमिका भी इस क्षेत्र के विकास में अनुकूल कारक रही है। इस पट्टी में कई उद्योग हैं, जैसे जूट, रेशम, सूती वस्त्र, यांत्रिकी, विद्युत, कागज, माचिस, रसायन, फार्मास्यूटिकल, परिवहन उपकरण, पेट्रोलियम शोधन, चमड़े के जूते, लोहा, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। मुख्य औद्योगिक कस्बे और नगर नैहाटी, जगतदल, अगरपाड़ा, सामनगर, बैरकपुर, टीटागढ़, बेलघरिया, किदेरपुर, बाटानगर, बंजबज्र, त्रिबेनी, हुगली, कांगेर, जगतदल, अगरपाड़ा, सामनगर, बैरकपुर, टीटागढ़, बेलघरिया क्या है, ये सारे स्थान है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये नीचे वाला नहीं है। तो बस आप इतना ध्यान में रखें कि ये जो भी है हुगली औद्योगिक क्षेत्र जूट की उपलब्ध, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसका बस यही 3 कथन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा की आवश्यकता के घटते क्रम में फसलों का सही क्रम है। तो कह रहे हैं कि जूट, गन्ना, कपास, सरसों। जूट, गन्ना, कपास, सरसों, इन फसलों के लिए जो वर्षा की आवश्यकता है, जूट के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर की भारी वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर की भारी वर्षा, गन्ना के लिए 175 से 120 सेंटीमीटर की भारी वर्षा और कपास के लिए 50 से 125 सेंटीमीटर, सरसों के लिए 25 से 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है भूमध्य सागरीय और मानसूनी प्रकार की कृषि के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि इसका बी कथन है, पहला और दूसरा। गहन कृषि, शुष्क और आर्द्र दोनों प्रकार के कृषि पद्धतियों का प्रयोग। भूमध्य सागरीय मानसूनी कृषि में कई समानताएं और असमानताएं हैं जो इस प्रकार है। समानताएं जो स्पष्ट शुष्क और वर्षा ऋतु होती है। कृषि आमतौर पर गहन प्रकार की होती है। शुष्क और आर्द्र दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। मानसून कृषि में धान प्रमुख फसल होती है। भूमध्य सागरीय कृषि में बागवानी फसलों का प्रभुत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि के प्रतिकूल प्रभाव है। तो वो है डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वनोपज की हानि, मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, तालाब और नदियों में गाद बढ़ जाती है, वनों में खरपतवारों का आक्रमण। स्थानांतरित कृषि उस चक्रीय खेती को कहते हैं जिसमें अस्थायी खेत बनाने के लिए वनस्पति को
हटाया जाना और जलाया जाना सम्मिलित होता है। इसका अलग अलग समय पर वन क्षेत्रों में अनुसरण किया जाता है। दिए गए सभी कथन स्थानांतरित कृषि के प्रतिकूल प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित विधियों में से किन किन विधियों का मिट्टी के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मल्चिंग, समुच्च रेखी अवरोध, चट्टान या बांध, अंतः फसली कृषि, शेल्टर, सेल बेल्ट और सीढ़ी नुमा खेती। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं: पलवार, माल्चिंग, समुच्च रेखी अवरोध, चट्टान या बांध, सीढ़ीदार खेती, अंतः फसल, समुच्च रेखी जुताई, शेल्टर बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में तिलहन की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? तो कह रहा है पहला, इनकी खेती मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। भारत में तिलहन की खेती उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में होती है, अर्थात उन क्षेत्रों में जहां निवेश पर प्रतिफल अनिश्चित होता है। इन्हें अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिसकी विशेषता अल्प और असमान वर्षा, कम उर्वर मृदा आदि है। इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष तिलहन के उत्पादन में भारी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और तिलहन क्षेत्र देश की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश की वैश्विक तिलहन परिदृश्य में प्रमुख स्थिति होने के बावजूद तिलहन की वास्तविक उत्पादकता बहुत कम है। भारत में अधिकांश तिलहनों की औसत पैदावार विश्व के अन्य देशों की औसत पैदावार की तुलना में बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिल्पा, लदांग और रे शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है सी, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। स्थानांतरण कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। सामान्यतः इसे काटना और जलाना और बुश फैलो कृषि के रूप में जाना जाता है। इसे इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपींस में केंजिन, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रेका, कांगो और मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है। यह मंचूरिया, कोरिया और दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रचलित है। इसे पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में झूम के रूप में और उड़ीसा में पोंडू, दबी, कोमन या ब्रिंगा के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा में पोंडू, दबी, कोमन या ब्रिंगा के रूप में जाना जाता है। पश्चिम घाट में कुमारी के रूप में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बात्रा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पेंदा, बिवार, दहिया या कुमारी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चाय और कॉफी की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि दूसरा कथन सही है। चाय और कॉफी दोनों के लिए बेहतर जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में फलता फूलता है। इसे 24° से 30° तापमान की आवश्यकता होती है। शरद ऋतु में 15° से कम तापमान इसकी फसल के लिए हानिकारक है। इसे वर्ष भर में नियमित रूप से वितरित 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। कॉफी के पौधों को 16° से 28° तापमान युक्त गर्म आर्द्र जलवायु तथा 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। कॉफी और चाय दोनों की बेहतर अपवाह वाली दोमट मृदा में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मिश्रित सस्यन शब्द किसे संदर्भित करता है? तो कह रहे हैं कि बी, एक ही मौसम में एक ही खेत पर
एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की पद्धति। मिश्रित कृषि खेती का एक प्रकार है जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं। ये दोनों गतिविधियां अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मिश्रित सस्यन है। यह एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 से अधिक फसलें उगाने की पद्धति है। यह सस्य आवर्तन है। इसके तहत मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही खेत पर ऋतु के अनुसार विभिन्न फसलों को क्रमिक रूप में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में चावल की उच्च उपज के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें इसका जो सही आंसर है पहला और दूसरा तीसरा। बीज की आनुवांशिक रूप से उन्नत किस्में, उर्वरकों का अधिक उपयोग, शुष्क जलवायु परिस्थितियों के कारण फसलों पर कीटों का कम प्रभाव। पंजाब और हरियाणा धान के पारंपरिक उत्पादक क्षेत्र नहीं है। पंजाब और हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती 1970 के दशक में हरित क्रांति के बाद आरंभ हो गई थी। बीज की आनुवांशिक रूप से उन्नत किस्में, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग, शुष्क जलवायु परिस्थितियों के कारण फसलों पर कीटों का कम प्रभाव इत्यादि कारक इस क्षेत्र में धान की अधिक उपज के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है पहला और दूसरा। बहुसस्यन का परिणाम हमेशा मृदा की उर्वरता में कमी होती है। परती की अवधि कम करने से मृदा की उर्वरता में कमी आती है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना बहुसस्यन कहा जाता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना बहुसस्यन कहा जाता है यदि फसल चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाली फलीदार फसल सम्मिलित हो तो बहुसस्यन के कारण मृदा की उर्वरता में कमी नहीं होती है। हालांकि सिंचित क्षेत्रों में फलीदार फसलों को सस्य स्वरूपों से विस्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार कृषि भूमियों की उर्वरता में कमी हुई है। प्रति अवधि को घटाने से मृदा की उर्वरता में कमी होती है। लंबी प्रति अवधि पिछली फसल अवशेष का अपघटन संभव करती है। इस प्रकार मृदा में कार्बनिक अवयव की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला सही है। शीतकालीन गेहूं विश्व में कुल गेहूं उत्पादन के संदर्भ में गेहूं की खेती का प्रमुख किस्म है। शीतकालीन गेहूं की फसल में गेहूं के कुल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग सम्मिलित होता है। यह शीत ऋतु या शरद ऋतु के दौरान उगाया जाता है। शीतकालीन गेहूं में कठोर गेहूं की उपज होती है। यह कठोर गेहूं ब्रांड बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। बसंतकालीन गेहूं ऐसे स्थानों में उगाया जाता है जहां शीत ऋतु में तापमान अत्यधिक ठंडा होता है, जिससे गेहूं के पौधों के जीवित रहने के लिए संभावनाएं कम होती है। वसंतकालीन गेहूं में कठोर गेहूं की उपज होती है। यह कठोर गेहूं केक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित फसलों को भारत में उनके सकल फसल या रोपण क्षेत्र प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। सही क्रम जैसे धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, इनका क्षेत्रफल से सकल शस्य क्षेत्रफल की प्रतिशत भागीदारी इस प्रकार है। जैसे धान का 22.33%, गेहूं का 15.41% और मोटे अनाज का 13.46%, दलहन के 11.98%। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में निम्नलिखित में से तंबाकू की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पहला, दूसरा, तीसरा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 800 मिलियन किलोग्राम के अनुमानित उत्पादन के साथ
विश्व के सबसे बड़े तंबाकू उत्पादकों में भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के मात्र 0.24% क्षेत्र में ही तंबाकू की खेती की जाती है। इसे मुख्य रूप से उन अर्ध शुष्क और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वैकल्पिक फसल उगाना आर्थिक रूप से अलाभकारी है। तंबाकू की खेती भारत के निम्नलिखित राज्यों में की जाती आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उद्यान कृषि, बागवानी, हार्टिकल्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा। बागवानी और बागवानी कृषि उच्च मूल्य वाली फसलों, सब्जियां, फल, फूल की खेती विशेषज्ञता से संबंधित है और यह केवल शहरी बाजारों के लिए की जाती है। खेत आकार में छोटे और ऐसे स्थानों पर स्थित होते हैं जो परिवहन तंत्र द्वारा शहरी केंद्रों से जुड़े होते हैं, जहां उच्च आय वर्ग के लोग निवास करते हैं। ये श्रम और पूंजी प्रधान दोनों ही होते हैं। इनमें सिंचाई, एमवाईवाई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ग्रीन हाउस और ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम ऊष्मा पर बल दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के सघन जनसंख्या वाले औद्योगिक जिलों और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पूर्णतः विकसित है। नीदरलैंड फूलों और बागवानी फसलों, विशेषकर ट्यूलिप की फसलों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिन्हें यूरोप के सभी प्रमुख शहरों में विमान से भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बागानी फसलों के लिए आय बीमा योजना, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि ए पहला सही है। इसका उद्देश्य बागान उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मूल्यों में गिरावट होने के कारण होने वाली हानि से बचाना है। बागवानी फसलों के लिए आय बीमा योजना, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स का उद्देश्य बागान उत्पादकों को फसल बीमा योजना के माध्यम से मौसम एवं प्रतिकूल मौसम मानदंडों, कीटों के आक्रमणों, फसलों की विफलता इत्यादि के कारण उपज की हानि एवं अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मूल्यों में गिरावट के कारण होने वाली आय की हानि होने से उत्पन्न होने वाले मूल्यों के दोहरे जोखिम से संरक्षित करना है। इस प्रकार इसका उद्देश्य उत्पादकों की संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए उसकी आय में स्थिरता का समावेश करना है। यह योजना हाल ही में वाणिज्यिक विभाग द्वारा अनुमोदित की गई थी और कह रहे RISPC के अंतर्गत बीमा प्रीमियम सहायकी 120 हेक्टेयर या उससे कम जोत वाले रबड़, चाय, कॉफी और अरेबिका तंबाकू, रोबस्टा, इलायची, छोटी और बड़ी छोटे उत्पादकों के लिए यह योजना केवल परिपक्व खड़ी फसल के लिए लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति कोल खोज के मॉडल पर आधारित है? तो सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि ऐसी कृषि को संदर्भित करता है जिसमें प्रत्येक सदस्य किसान व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीन का मालिक बना रहता है, किंतु कृषि संयुक्त रूप से की जाती है। सदस्य किसानों के बीच लाभ का वितरण उनके भूमि स्वामित्व के अनुपात में किया जाता है। सामूहिक कृषि का आशय उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व एवं सामूहिक श्रम से होता है। यह कोल खोज के मॉडल पर आधारित है। तत्कालीन सोवियत संघ में इसे व्यवहार में लाया गया था। ट्रक कृषि सुदूरवर्ती बाजारों तक आपूर्ति करने के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जी की फसलें उगाने की बागवानी पद्धति है। मिश्रित कृषि खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें फसलों को उगाना, पशुपालन के कार्य दोनों साथ साथ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फैक्ट्री फार्मिंग का
सही प्रकार से व्याख्या करता है तो ये अत्यधिक गहन विधियों का प्रयोग करके पशुपालन करने की प्रणाली है। बाजार बागवानी के अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ एक आधुनिक विकास फैक्ट्री फार्मिंग है। विशेष रूप से कुक्कुट पालन और पशुपालन जैसे पशुधन विकास कार्य स्टॉल और बड़ों बाड़ों में किया जाता है। उन्हें विनिर्मित पोषक आहार दिया जाता है और बीमारियों से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके लिए भवन विभिन्न कार्य संचालनों के लिए मशीनरी, पशु चिकित्सा सेवाओं एवं ताप एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था करने इत्यादि के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नस्ल का चयन और वैज्ञानिक प्रजनन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला, दूसरा, तीसरा। काजू लैटराइट मिट्टी में, कपास काली मिट्टी में, जूट जलोढ़ मिट्टी में। काजू एक लघु, गठीला, कम प्रसार वाला सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। इस पर जनवरी और नवंबर के महीनों के बीच वर्ष में एक बार पुष्प लगते हैं। 2 महीने के भीतर फल पूरी तरह से पक जाते हैं। भारत में विस्तृत विविधता वाले मृदाओं पर काजू की खेती की जाती है, जैसे लैटराइट, लाल और तटीय रेतीली मृदा। एक ही सीमा तक यह काली मृदा में भी उगाया जाता है। इस पहाड़ी ढलान में जैविक पदार्थ से समृद्ध कोरी मिट्टियों में भी उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किन्हें बागानी फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कह रहा पहला, दूसरा, तीसरा। काजू, सुपारी, नारियल। बागान वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार है। जो बागान है वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार है। इनमें चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबड़, सुपारी, नारियल, केला, कपास की एक ही फसल उगाई जाती है। उनके लिए विशाल मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उपज को खेत पर ही निकटवर्ती कारखानों में संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार इस तरह की खेती के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक होता है। मूंगफली बागान फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में इस भारतीय किसानों को कपास एवं अन्य फसलों की खेती के स्थान पर ग्वारफली की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला देखते हैं। कर भारत में ग्वारफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत ग्वारफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे भारत के शुष्क क्षेत्रों में मवेशियों के लिए खाद्य फसल के रूप में उगाया जाता है। ग्वारफली से उत्पन्न होने वाले ग्वार के गोंद का उपयोग सेल गैस निष्कर्षण में किया जाता है। ग्वारफली मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में उगाई जाती है। भारत प्रतिवर्ष 2.5 से 3.5 मिलियन टन ग्वार का उत्पादन करता है। ग्वारफली मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा के किसानों द्वारा उगाई जाती है। ग्वारफली मुख्यतः भारत व पाकिस्तान में उगाई जाती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अफ्रीका में भी अल्प मात्रा में इसकी खेती की जाती है। उपसतही सेल इकाइयों में भारी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस जमा है। ये उपसतही सेल इतने सन्निबद्ध हैं कि इनसे होकर द्रव पदार्थों का प्रवाह नहीं हो सकता। तेल और प्राकृतिक गैस को मुक्त कराने के लिए ड्रिलिंग कंपनियां कुएं में इतने दबाव से द्रव को पंप करती है कि वह उपसतही सेल इकाइयों को भंग करने के लिए पर्याप्त हो। इस प्रक्रिया को हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। इस जल में ग्वारफली के पूर्ण अर्थात ग्वार के गोंद को मिलाने से इसकी सयनता बढ़ जाती है और उच्च दाब पंपिंग और फ्रैक्चरिंग की प्रक्रिया अधिक दक्ष हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से गहन जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है? कह रहे केवल दूसरा सही है।
मशीनरी का सीमित प्रयोग। गहन जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता है कि इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव वाले क्षेत्रों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सीमित आधुनिक युक्तियों रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। यह श्रम गहन कृषि है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने भारत का पहला कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक जारी किया है? तो नीति आयोग। नीति आयोग ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए एक सूचकांक जारी किया है जो मॉडल एपीएमसी अधिनियम के तहत प्रस्तावित साल प्रावधानों के कार्यान्वयन इनेम पहल में शामिल होने सब्जियों और फलों के विपणन के लिए विशिष्ट उपायों तथा मंडियों में करों के स्तर जैसे मानदंडों पर आधारित होगा। ये संकेत कृषि व्यवसायों की सहजता, किसानों की आधुनिक व्यापार एवं वाणिज्य के लाभों और सुविधाओं से परिचित कराएंगे तथा उसकी फसल की बिक्री के लिए विस्तृत विकल्प उपलब्ध कराएंगे। तो ये संकेतक कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा दक्षता और पारदर्शिता का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जल कृषि हाइड्रोपोनिक के संदर्भ में कौन से कथन पर विचार कीजिए? तो कह रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा। यह मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीक है। इस तकनीक का द्वारा उगाए जाने वाले पौधों को पनपने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसी तकनीक का उपयोग मक्का, जौ, ज्वार जैसे बीजों का उपयोग करके चारा उगाने के लिए किया जाता है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे जल कृषि जिसे हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ है कि एक अल्प अवधि के लिए मिट्टी या ठोस उत्पादन माध्यम के बिना परंतु केवल जल या पोषक तत्व समृद्ध घोल उपयोग करके पौधे हैं उगाने की तकनीक। केरल दुग्ध उत्पादन विभाग ने हाल ही में जल कृषि हरे उत्पादन के लिए एक योजना आरंभ किया। जल कृषि का चारा पूरी तरह से हरे चारे हैं और क्योंकि इसमें सामग्री का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 36 से भारत में गेहूं की खेती के संबंध में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। गेहूं मुख्य रूप से शीतोष्ण क्षेत्र की फसल है, इसलिए भारत में इसकी खेती शीतकालीन के दौरान अर्थात रबी फसल के मौसम के दौरान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 सही है। करें कि दलहन फलीदार फसल होने के नाते नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है। यह गेहूं की फसल से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका किसका प्रकार है? तो विश्व भर में उपजाए जाने वाली कॉफ़ी को 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में अधिकतर उत्तम गुणवत्ता की कॉफ़ी अरेबिका उगाई जाती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। क्वेश्चन नंबर 38 से भारत में फसल ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कि भारत में खरीफ की ऋतु मोटे तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मेल खाती है। रबी ऋतु शीतकाल के आगमन के साथ प्रारंभ होती है। जायद रबी फसलों की कटाई होने के बाद लघु अवधि की ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में फसलों की 3 ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। मुख्य रूप से खरीफ की ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मेल खाती है। इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती की जाती है।
रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर सर्दियों के आगमन के साथ आरंभ होती है और मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाती है। इस ऋतु में कम तापमान की स्थिति समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसलों की खेती की सुविधा प्रदान करती है। जायद एक छोटी अवधि है जो रबी के फसलों की कटाई के बाद आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो कह रहा है गेहूं। कुछ महत्वपूर्ण बागानी फसलों में चाय, कॉफी, कोका, रबर, कपास, पाम तेल, ईख, केले और अनानास है। तो जो इसका आंसर है बी गेहूं सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के भूमि राजस्व रिकॉर्डों के अनुसार बंजर या ऊसर भूमि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ए ऐसी अकृषि भूमि जिसे उपलब्ध प्रौद्योगिकी द्वारा सामान्य रूप से कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। ऐसी अकृषि भूमि जिसे उपलब्ध प्रौद्योगिकी द्वारा सामान्य रूप से कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। भूमि उपयोग की श्रेणियों का विवरण भूमि राजस्व अभिलेखों में रखा जाता है। बंजर ऊसर बेकार भूमि, जिस भूमि को बंजर ऊसर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है वे है बंजर पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान भूमि, घाटियाँ आदि। इन्हें उपलब्ध तकनीकों के साथ खेती योग्य नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण या बागवानी कृषि की लाक्षणिक विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा। एक फसल विशेषज्ञता, सस्ता श्रम, खेती और वैज्ञानिक विधियां। उष्णकटिबंधों में स्थित उपनिवेशों में यूरोपीय लोगों द्वारा कृषि बागान आरंभ किए गए थे। इस प्रकार की खेती की विशेषताएं हैं बड़ी संपदा या बागान, बड़ी पूंजी निवेश, प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, कृषि की वैज्ञानिक विधियां, एकल फसल विशेषज्ञता, सस्ता श्रम और परिवहन की एक अच्छी व्यवस्था जो कारखानों, बाजारों, उत्पादनों को निर्यात के लिए स्टेटस से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि उष्णकटिबंधों विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया में कई जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति को आम तौर पर आग से साफ कर दिया जाता है और राख मृदा की उर्वरता बढ़ाने में योगदान करती है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती का वर्णन करता है? तो स्थानांतरण कृषि। आदिम जीविका कृषि, स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जाती है। वनस्पति को आमतौर पर आग जलाकर साफ कर दिया जाता है और राख मृदा की उर्वरता बढ़ाती है। इसलिए स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, औस अमन बोरो क्या है? तो पश्चिम बंगाल में विभिन्न ऋतुओं में उगाई जाने वाली धान की 3 फसलें हैं। चावल भारत की सबसे बड़ी आबादी का मुख्य भोजन है। हालांकि इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल माना जाता है। इसकी लगभग 3000 किस्में हैं जिन्हें विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में किसान 3 फसलें उगाते हैं, ओस, अमन, बोरो। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त आदानों या इनपुट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे न तो 1 न तो 2। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे उच्च उपज देने वाली किस्मों के रूप में जानी जाने वाली गेहूं मैक्सिको और चावल फिलीपींस की नई बीज की किस्में 1960 के दशक के मध्य खेती के लिए उपलब्ध थी। भारत ने इसका लाभ लिया और रासायनिक उर्वरक के साथ MYV से युक्त पैकेज तकनीक आरंभ की। सिंचाई के माध्यम से मिट्टी को नमी की आपूर्ति इस नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता की एक बुनियादी पूर्व आवश्यकता थी। कृषि विकास की इस रणनीति ने तुरंत लाभांश दिया और अति तीव्र दर पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई।
इसने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 45 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं ना तो एक ना तो दो। जनसंख्या घनत्व मानव और भूमि के संबंधों की एक अपरिष्कृत स्थूल माप है। कुल खेती योग्य भूमि पर आबादी के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात की बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए कायिक और कृषि घनत्व ज्ञात किया जाता है। यह भारत जैसी एक बड़ी कृषि आबादी वाले देश के लिए महत्वपूर्ण है। कायिक घनत्व कुछ आबादी और शुद्ध खेती भूमि योग्य भूमि का अनुपात दर्शाता है। कृषि घनत्व कृषि कार्य में लगी जनसंख्या निवल क्षेत्र कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित कृषि की विशेषता है? कह रहे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है। उच्च पूंजीगत व्यय, रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग, कृषि और पशुपालन। कृषि का यह रूप विश्व के एक बड़े भाग में पाया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के कुछ भागों और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश। मिश्रित खेती के फार्म मध्य आकार के होते हैं और प्रायः गेहूं और जौ, राई, मक्का, चारा मूल फसलों से जुड़े होते हैं। चारे की फसलें मिश्रित खेती की महत्वपूर्ण घटक है। फसलों का आवर्तन और फसलों में अंतर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसलों की खेती के साथ पशुपालन पर समान रूप से बल दिया जाता है। मवेशियों में जैसे भेड़, सूअर, मुर्गियां जैसे पशु फसलों के साथ मुख्य आय प्रदान करते हैं। कृषि मशीनरी और भवन पर उच्च पूंजीगत व्यय, रासायनिक उर्वरकों पर व्यापक उपयोग, हरी खाद और किसानों की कौशल विशेषज्ञता भी मिश्रित कृषि की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु और भू आकृतिक स्थितियां चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कह रहे पहला और दूसरा, मृदु शीत ऋतु और जैविक तत्वों की उच्च मात्रा के साथ मृदा की मोटी परत। दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय की परिस्थितियां चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। प्राकृतिक जलवायु और भौगोलिक स्थितियों का लाभ लेते हुए अंग्रेजों द्वारा यहाँ चाय की खेती प्रारंभ की गई। और तीसरा सही नहीं है क्योंकि जैविक तत्वों की उच्च मात्रा के साथ मृदा की मोटी परत। दूसरा सही है। वर्ष भर भली बात वितरित वर्षा मृदु शीत ऋतु, इसलिए पहला सही है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 48 से निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अंगूर की कृषि या विटीकल्चर प्रमुखता से की जाती है? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र। विटीकल्चर या अंगूर की कृषि भूमध्यसागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर से विशिष्ट प्रकार के स्वाद, विश्व की बेहतरीन गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है। निम्न स्तर के अंगूरों का सुखाकर किशमिश और मुनक्का बनाया जाता है। इन क्षेत्रों में जैतून और अंजीर का उत्पादन भी होता है। भूमध्यसागरीय कृषि का लाभ यह है कि फलों और सब्जियों जैसे अधिक मूल्यवान फसलें सर्दियों में उगाई जाती है जब उनकी मांग अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है गहन वाणिज्यिक खाद्यान्न निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में अपनाई जाती है? पहला, दूसरा, तीसरा। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में। मध्य अक्षांश के अर्धशुष्क कृषि भूमि, अर्धशुष्क भूमि के आंतरिक भागों में वाणिज्यिक खाद्यान्नों की कृषि का प्रचलन है। गेहूं प्रमुख फसल है। मकई, जौ, जई, राई जैसे फसल भी उगाई जाती है। खेतों के आकार बहुत बड़े होते हैं, इसलिए कटाई के लिए कृषि का पूरा संचालन मशीनीकृत है। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया स्टेपी, कनाडाई और अमेरिकी प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ट्स, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदानों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है पहला, काल बैसाखी जूट की खेती के लिए।
काल बैसाखी मानसून के मौसम से पहले पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में वर्षा लाती है और जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद होती है। लू उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु की तेज और धूल भरी हवाएं हैं। लू किसी भी फसल की खेती के लिए लाभप्रद नहीं है। चेरी ब्लॉसम मानसून पूर्व अवधि के दौरान केरल और कर्नाटक के तट के साथ वर्षा करती है, इसलिए इस क्षेत्र में कॉफी की खेती के लिए लाभप्रद होती है। आम्रवर्षा मानसून पूर्व अवधि के दौरान कर्नाटक के तट के साथ वर्षा करती है और इसलिए आम के शीघ्र पकने के लिए लाभप्रद होती है। यदि आप वर्ष भर निरंतर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से होकर यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित फसलों में से किन्हें देखने की संभावना होती है? तो 51 का ये है चावल, मक्का, गेहूं, लीची, केसर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। कश्मीर, कुल्लू और दून की घाटियों में जलोढ़ मिट्टी और पहाड़ियों में भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। घाटी के तल पर चावल उगाया जाता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में खरीफ मौसम में मक्का उगाया जाता है। जौ, जई और गेहूं शीतकालीन फसलें हैं। यह क्षेत्र बागवानी, विशेष रूप से सेब की फलोद्यान, आड़ू, खुबानी, नाशपाती, चेरी, बादाम, लीची, अखरोट आदि जैसे अन्य शीतोष्ण फलों का आश्रय प्रदान करता है। इस क्षेत्र में केसर भी उगाई जाती है। अपनी भेड़, बकरियों, मवेशियों और घोड़ों के लिए गुज्जर, बकरवाल, गद्दी स्थानीय स्तर पर ढोक या मर्ग के रूप में ज्ञात अधिक ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन चारागाह का प्रयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 52, दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है पहला, भारत में उत्पादित सभी प्रकार की दालों में चने का उत्पादन सबसे अधिक है। कुल दलहन उत्पादन में चना 50% का योगदान करता है। इसके बाद उड़द, मूंग और मसूर है। विगत 40 वर्षों में भारत में दालों के उत्पादन में 40% से भी कम की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1950 के दशक में 60 ग्राम प्रतिदिन से गिरकर 2000 के दशक में 35 ग्राम प्रतिदिन रह गई है। हालांकि अधिकांश दलहनें रबी फसल है, लेकिन अरहर, पी, रेड ग्राम जैसी कुछ दालें मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद वाली फसलों के लाभ है? तो इसका आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कह रहे कि चलिए व्याख्या देखते हैं कि हरी खाद वाली फसलों की योग प्रजातियां होती हैं जिन्हें मिट्टी की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उगाया और मिट्टी में बदल दिया जाता है। हरी खाद वाली फसल को काटा जा सकता है और इसके बाद मिट्टी में जोता जाता है या जुताई करने से पहले विस्तारित अवधि के लिए भूमि में छोड़ दिया जाता है। उदाहरण में घास, मिश्रण और फलीदार पौधे सम्मिलित हैं। लाभ, हरी खाद मृदा की संरचना में सुधार करती है, जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है तथा अपरदन से होने वाली मृदा की हानि को कम करती है। फसली मौसम की इतर हरी खाद वाली फसल को उगाने में खरपतवार का प्रसार, खरपतवार की वृद्धि कम हो जाती है। हरी खाद क्षारीय भूमि के सुधार में और मिट्टी की जुताई में सहायता करती है। उदाहरण के लिए अल्फाल्फा 60 फीट गहराई तक जड़ें नीचे भेज सकती है। अगले वर्ष की फसलों के लिए पोषक तत्वों को खींच लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कर्तन और दहन खेती, स्लैश और बर्न कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, पहला और दूसरा। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि स्थानांतरण कृषि में भूखंड साफ किया जाता है और उस पर छोटी अवधि के लिए खेती की जाती है। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है और उसकी प्राकृतिक वनस्पति को पुनः उगाने दिया जाता है। जबकि कृषक दूसरे भूखंड की ओर आगे बढ़ जाता है। खेती की अवधि समानतः तब समाप्त होती है
जब मिट्टी अनउर्वरता के लक्षण दर्शाती है या अधिकांश तब तब जब खेत खरपतवारों से ढका जाता है। स्थानांतरण कृषि में भूमि साफ करने की एक प्रणाली काटो और जलाओ विधि है, जिसमें खड़ी वनस्पति काटने के बाद जब खेतों को जलाया जाता है तो उसमें केवल ठूंठ और बड़े वृक्ष की शेष बचते हैं। इनकी राख मिट्टी को उर्वर बनाती है। खेती की इस विधि को पर्यावरण अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें निर्वनीयकरण, जैव विविधता की हानि, वन अग्नि और वन मृदा का निम्नीकरण होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वन आवरण की हानि के लिए झूम कृषि की एक प्रमुख कारण के रूप में पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में झूम की खेती के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा। यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। खेती के इस रूप को मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया और आंध्र प्रदेश में पोदू या पेंदा कहा जाता है। फिर इसके बाद आइए इसमें व्याख्या हम देखते हैं कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग के नाम से प्रचलित है। मणिपुर में पालमाऊ, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। झूमिंग कृषि मैक्सिको में कर्तन और दहन, काटो और जलाओ के नाम से प्रसिद्ध है। मैक्सिको में कर्तन और दहन, काटो और जलाओ के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनाकू, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के रूप में जानी जाती है। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया और आंध्र प्रदेश में पोदू या पेंदा, उड़ीसा में पामा, दावी या कोमान या बिगरा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्बे, हिमालय पेटी में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग कहा जाता है। कालांतर में मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का औसत मासिक तापमान, अपेक्षाकृत उच्च आर्द्रता तथा वसंत और गर्मियों के दौरान 170 से 180 सेंटीमीटर की वर्षा इसके संवर्धन काल के दौरान भौतिक आवश्यकताएं हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से किस एक फसल को संदर्भित किया जा रहा है? तो कह रहे जूट को। जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु की नगदी फसल है। बांग्लादेश और भारत को दो प्रमुख जूट उत्पादक देश हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु जूट के लिए आदर्श है। जूट के खेती के लिए जलवायु दशाओं को नीचे उल्लेख किया गया है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जूट की खेती के लिए आदर्श होता है। वर्षा जूट की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। वायु में आर्द्रता आवश्यक है। मृदा नई जलोढ़ या बलुई मिट्टी या नदी बेसिन जूट की खेती के लिए आदर्श है। भूमि समतल भूमि या मंद ढाल वाली या निम्न भूमि जूट की खेती के लिए आदर्श है, लेकिन सिंचाई सुविधा के साथ साथ भारी संख्या में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। वासुदेव, सोबाज, सोडा आदि जैसे HIP बीज और प्रचुर मात्रा उर्वरक की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद असम, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। जूट को लचीला या मुलायम बनाने के लिए निकट में ठहरा हुआ पानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में फसली मौसम के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे दूसरा। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के विकास के लिए गर्म और आर्द्र स्थितियों की आवश्यकता होती है। खरीफ मौसम जून सितंबर मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता का काल है, जिसमें चावल, कपास, जूट, ज्वार आदि की जैसे उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती संभव है। रबी मौसम अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ होता है, मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। इस मौसम के दौरान
कम तापमान की स्थिति गेहूं, चना और सरसों जैसी शीतोष्ण उपोष्णकटिबंधीय फसलों की खेती की सुविधा प्रदान करती है। जायद छोटी अवधि की गर्मियों का फसली मौसम होता है जो अप्रैल जून के महीनों में रबी फसलों की कटाई के बाद आरंभ होता है। सूरजमुखी, तरबूज आदि जैसे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें विकास के लिए गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पे विचार कीजिए कौन सा सही है। तो कह रहे हैं कि डी ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा है। ए का दूसरा है जैसे चावल असम, और बी का पहला है तो महाराष्ट्र ज्वार, और सी का चौथा है तो मध्य प्रदेश सोयाबीन, और डी का तीसरा है तो कर्नाटक में कॉफ़ी। भारत में विश्व का चावल में 21.6% का योगदान है और चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश में फसल क्षेत्र के 1/4 चावल के में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी चावल उत्पादक में से एक हैं। केवल महाराष्ट्र देश के कुल ज्वार उत्पादन का 1/4 उगाता है। ज्वार के उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत में उगाया जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण तिलहन फसलें हैं। सोयाबीन का उत्पादन अधिकांशतः मुख्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके बीजों को भूनने के बाद पीसकर तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 प्रजातियां होती है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में मुख्यतः श्रेष्ठ प्रजाति की कॉफ़ी अरेबिका उगाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी खेती बड़ी मांग है। भारत में विश्व में कॉफ़ी उत्पादन का केवल 3.2% उगाया जाता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया तथा मेक्सिको के बाद इसका 7वां स्थान था। कॉफ़ी की खेती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पर्वतीय भूभागों में की जाती है। केवल कर्नाटक में देश के सकल कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में कौन सी मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण बंजर होता जा रहा है। तो लैटेराइट। लैटेराइट मृदा मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर भारी वर्षा होती है। यह मृदा पठारों के उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्र में तीव्र निच्छालन क्रिया के फलस्वरूप बनती है। भारत में इस मृदा का विस्तार लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इस मृदा का रंग पकी हुई ईंट की तरह लाल होता है। पश्चिम घाट का तटवर्तीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग, राजमहल की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी आदि क्षेत्र हैं जहां लैटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। जहां तहां लौह ऑक्साइड की गांठें बड़े बड़े कंकड़ के रूप में प्रधानता से बिछी रहने के कारण यह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है। वर्षा होने पर लैटेराइट मृदा चिपचिपी हो जाती है। लैटेराइट मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश, फास्फोरस आदि का अभाव होता है। इस मृदा में गोदली की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है तो इसका आंसर सी है। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे मूंगफली उत्पादन आंध्र प्रदेश, मूंगफली आंध्र प्रदेश, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल केरल। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं चाय, रबर, नारियल, कहवा। बागानी कृषि का संबंध बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है। इसमें एक बार वृक्षों के बागान ला दिए जाते हैं और कुछ समय बाद कई वर्षों तक उनमें उत्पादन प्राप्त होता रहता है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि। इस कृषि के अंतर्गत चाय, रबर, नारियल, कहवा, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। तो इसका आंसर है जो है कि सी, दूसरा और चौथा है। तो कह रहे कि आइए व्याख्या देखते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो
सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे बी, पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहे भारत में कुल तिलहन उपभोग की अपेक्षा उत्पादन कम हो रहा है। इसके विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयोगशाला से किसान तक परियोजना चलाई जा रही है। चूँकि तिलहन का आयात बहुत खर्चीला होता है, अतः तिलहन पैदा करना ही राष्ट्रहित में है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न प्रश्न में दो उक्तियां दी हुई है, जिसमें से एक को कथन है, दूसरे को आर से निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक इन उक्तियों का परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए चयन कीजिए। कथन है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम की तुलना में अधिक वर्षा होता है। ये सही या गलत है? भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण यहाँ पे पूर्वी तट वर्षा भर बहने वाली नदियाँ हैं, जिसकी घाटी में धान की फसल अधिक होती है। भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा अत्यधिक वर्षा होती है। भारत की कुल वर्षा का 75% भाग ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पश्चिम तट की पहाड़ियों से टकराकर यहाँ घनघोर वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक करती है, जबकि पूर्वी तट वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वर्षा से सिंचित रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर ए होगा। आइए व्याख्या में देखते हैं कि जौ के उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु, चावल और तप्त और नम जलवायु की फसल है। मिलेट शुष्क तप्त जलवायु में तथा चाय गर्म और नम जलवायु तथा तुंगता के क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग 1-2 बार रिवीजन करेंगे